माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर देंगे। इसमें चैप्टर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो हमने छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स मतलब छोटे लेवल पर चीज़ें पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि बड़ा लेवल आ जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच इज स्टडी इकोनॉमिक्स इश्यूज एज अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उसमें हमने क्या पढ़ी थी, एज अ इंडिविजुअल पढ़ा था, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एज अ होल, सारी चीज़ों को, सारी अर्थव्यवस्था को, देश की मतलब दुनिया की, इसमें क्या कहते हैं इंडिया की सारी अर्थव्यवस्था को लेके चलेंगे, लेकिन उसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल की ली थी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब ये देखिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसमें सेंट्रल इशू क्या होते हैं। वो सेंट्रल इशू इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल केंद्रीय समस्या जो हमारी 3 होती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कितने लेवल के लिए प्रोड्यूस करना है, ये होती है सेंट्रल इशूज और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक, ये चीज़ें इसमें कहती है। अब इसमें देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके इंपॉर्टेंस, इसके जो स्कोप है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप जिसको क्षेत्र कहते हैं और इसके इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम रिलेटेड इनकम, ये हमारी राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समस्याओं का आंकलन करने में हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मदद करता है। थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत बताने में हेल्प करता है हमारी। थ्योरी ऑफ द मनी, और जो मुद्रा का सिद्धांत बताने में हेल्प करता है, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके स्कोप है बता रहे हैं ये। थ्योरी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, इसको चीज़ों को बताता है कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है और जो डिफ्लेशनरी गैप है उसके स्तर को बताने की कोशिश करता है ये। और सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, इस सब की चीज़ की भूमिका बताता है कि जो सरकार है उसका क्या बजट में क्या रोल रहता है और क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब चीज़ों को हमारे क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स बताते हैं, इसके स्कोप है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ज़रूरी क्यों है पढ़ना और किस चीज़ के लिए हमारा फायदा करता है। अर्थव्यवस्था का चित्रण, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, ये हमारे इकोनॉमी के बारे में बताती है, हमारी जो इकोनॉमी है वो चल कैसी रही, किस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था है, मतलब ये है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस तरीके की चीज़ हो रही है, कहाँ पर कितना खर्चा, कितना रिसीवर, कहाँ से सब चीज़ हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को बताता है, ठीक है। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी चीज़ें हमें बताता है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा, ये हमें बताता है कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर रही है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमको बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम से पूरी इंडिया को, जो पूरी कंट्री है उसको लेकर हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, ये हमारे स्टेबिलिटी बताती है कि जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि एक तो होती है इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है चेंज होते रहना, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा था, स्टेबल रहना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस बताते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बैलेंस करके रखते हैं हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में बैलेंस है या नहीं सही नहीं, मतलब है या नहीं है। इनविजिबल, विजिबल गुड्स, इंटरमीडिएट, वो क्या कहते हैं जो हमने यूनिलेटरल, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिए कि बैलेंस है या नहीं है। फिर तो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को भी बताते हैं, जैसे निर्धनता तथा पर्यावरण प्रद्युत की समस्या जो हमें ये बताता है। फिर बताते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अगर जैसे कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से और इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस ये है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है ये, ठीक है। अब उसमें बाकी इसको इंट्रोडक्शन देख रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और कैसी चीज़ें हम देखते हैं। अब इसमें देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसमें पहले चैप्टर फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे, जो इनकम है वो किस तरीके से सर्कल में फ्लो करती है। अब इसमें देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की कौन कौन से सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के किस तरीके के सेक्टर्स होते हैं। 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं, फिर आते हैं फार्म्स जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह होता है, फिर गवर्नमेंट आपकी, फिर आ जाते हैं फॉरेन सेक्टर जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है फॉरेन सेक्टर। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या बताया गया, सिर्फ हमें 2 सेक्टर ऑफ मॉडल पढ़ना है। 2 सेक्टर ऑफ मॉडल हमारे सिलेबस में है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ हाउस होल्ड और फार्म के बारे में। लेकिन 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें आपकी हाउस होल्ड, फार्म और गवर्नमेंट आ जाती है। 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या हो जाती है, जिसमें आपकी फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है, तो ये आ जाती है 4 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन हमें सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ना है, तो 2 सेक्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ हाउस होल्ड और फार्म के बारे में, कि हाउस होल्ड और फार्म के बारे में क्या क्या ट्रांजेक्शन इसमें होती है। देखो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या पढ़ेंगे, हाउस होल्ड और फार्म। अब ये देखेगा जाएगा कि जो पहला सर्कल है, पहला सर्कल क्या है कि सर्विसेज जाती है, हाउस होल्ड से लेकर फार्म तक क्या जाती है, सर्विसेज जाती है। जैसे कि हाउस होल्ड है वो फार्म को, जैसे लोग हैं वो फार्म्स को क्या देते हैं, सेवाएं देंगे, तभी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगी। अब ये सेवाएं दे, सेवाएं के रिटर्न में इनको सैलरी मिलेगी इनको भाई सैलरी मिलेगी, तब तो ये कुछ उसी की वजह से तो ये काम कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, सेवाएं, मतलब यहाँ से सेवाएं गई, वहाँ से क्या मिलेगी इनको, इनकम। इसको कहते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। इन जनरेशन ऑफ इनकम का ये क्या है, इनकम फेज, जहाँ पे इनको इनकम मिल रही है। तो फिर उसके बाद दूसरा क्या आ जाता है, दूसरे के बाद जाता है इसमें हम कंजप्शन। अब ये लोगों को जब पैसे मिले तो ये खर्चा भी तो करेंगे। अब ये खर्चा भी तो उन्हीं चीज़ों पे करेंगे जो इन्होंने खुद ने प्रोडक्शन की थी, हेल्प की थी प्रोडक्शन करने में, उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्होंने कंज्यूम किया, जब ये कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूम लेने के लिए खर्चा करेंगे, जो इनको इनकम मिली थी उसको क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। खर्चा करेंगे वापस किसके पास जा रहा है, फर्म के पास। अब फर्म के पास जा रहा है, फर्म के पास से यहाँ क्या गुड्स और सर्विसेज इनको मिल रही है।
फर्म के पास ये पैसा गया, पैसा जाने के बाद इनको क्या मिलेगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीज़ें जो प्रोडक्शन हुई थी वो इनको क्या मिल रही है, वो चीज़ें इनको मिल रही है, ठीक है। इनसे ये क्या हो जाता है, एक सर्कुलर फ्लो इनकम का जो इनकम है वो क्या है, सर्कल में फ्लो होती रहती है। अब ये देखो, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग। अब ये देखेंगे जो साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये देख, इसमें कहा जाए कि एक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, इसमें क्या हो जाता है, जो इनकम है वो एक साइकिल में चलती रहती है। पहले तो इनको क्या है, इनको एक सैलरी मिली, उसी सैलरी को इन्होंने यहाँ पे एक्सपेंड किया, जिसको कंज्यूम किया, एक्सपेंडिचर किया, वो वापस से इन्हीं के पास चली गई। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इन सर्कुलेशन फॉर्म। अब ये क्या है, एक फैक्टर सर्कुलर फॉर्म में ही चीज़ें चलती रहती है, जो कि हाउस होल्ड से फॉर्म के बीच में, फॉर्म से हाउस होल्ड के बीच में ये एक फ्लो जो है वो चलता रहता है। अब जनरेशन फेज, इसमें दो तरीके थे, डिपोजिशन फेज और एक था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिपोजिशन फेज था जिसमें हमने एक्सपेंडिचर के बारे में देखा कि कैसे इन्होंने खर्चा किया था, ये हो गया आपका डिपोजिशन फेज। और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है क्या है, इनकम देना, इसमें इनकम देगा। अब इसमें टाइप्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो, दो तरीके के फ्लो हो जाते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम देखेंगे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, जिसमें सेवाओं का फ्लो होता है, और मनी फ्लो में हम देखेंगे पैसों का फ्लो। गुड्स और सर्विसेज का फ्लो दो जगह हो रहा है, एक तो यहाँ से जब हाउस होल्ड ने फर्म्स को सर्विसेज दी, एक फ्लो ये हो गया। दूसरा फ्लो क्या हो गया, जो प्रोडक्शन, जो इन्होंने पैसा तो यहाँ खर्च कर दिया, फिर जहाँ से इनको प्रोडक्शन मिले, जो चीज़ें इन्होंने बनाई वो इनको मिली, तब जो मतलब इन्होंने खर्चा किया तो जो पैसे इनको मिले, तो वो क्या हो जाए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तो सेवा यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से जो चीज़ें बनी थी वो यहाँ पे जाना, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों रियल फ्लो में आ जाएंगे। फिर आ जाता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या आ जाएगा, जब इन्होंने सेवा मिली तो इनको पैसा मिला ना, वो इनकम वाला चीज़ है। और दूसरा, जब ये कोई चीज़ें खरीदेंगे तो खरीदने के लिए तो पैसा देंगे, और एक ये दूसरी चीज़ें, तो ये क्या दोनों आ जाएंगी मनी फ्लो में। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसमें क्या हो जाती है, आपकी एक्सचेंज किससे होता है, गुड्स और सर्विसेज के अंडर में होते हैं, इसमें एक्सचेंज किससे होता है, मनी के अंदर में। अब गुड्स और सर्विसेज से एक्सचेंज होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम में दिक्कतें आ जाती है। बार्टर सिस्टम में गुड्स से चीज़ें चेंजेस होती हैं, लेकिन इसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें मनी का फ्लो होता है। और फिजिकल फ्लो, इसको एक फिजिकल फ्लो भी कहेंगे। फिजिकल फ्लो इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें चीज़ों का फ्लो हो रहा है, और इसको कहेंगे हम नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मनी का फ्लो हो रहा है। अब कैसे क्वेश्चन आ जाए आपको कि मनी फ्लो की फिजिकल फ्लो क्या होता है। फिजिकल फ्लो का मतलब होता है आपका रियल फ्लो, जिसमें आपकी सेवाओं का फ्लो होता है, और आपका नॉमिनल फ्लो होता है जिसमें आपकी करेंसी का, मनी का जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो क्या होता है आपका। स्टॉक और सॉरी मनी फ्लो कहती है, हाँ रियल फ्लो, ये रियल हो जाएगा और ये आपका मनी फ्लो हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखे जाए कि भाई ये इस टाइम पे चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। अब रसोई में कोई चीज़ें देखी जाए, अब सब्जी बनानी है, तो उस चीज़ को एट अ पर्टिकुलर टाइम मुझे वो चाहिए, तो अब वो अभी है या नहीं है, वो चीज़ें मैं देखी जाए। फ्लो क्या होता है, फ्लो एक इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, जिसमें मानो 1 साल हो गया कि 1 साल तक कितनी चीज़ें चली, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो स्टॉक इज अ वेरिएबल मेजर ऑफ द एज अ थिंग एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या देखा जाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीरियड लिया जाता है, इसमें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लिया जाता है कि इस टाइम पे क्या चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखा नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें क्या टाइम डायमेंशन का मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें तभी के तभी चीज़ें देखी जाती है, इसमें टाइम डायमेंशन होता है, ओवरऑल पीरियड होता है इसमें एक स्टैटिक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये डायनामिक है जिसमें चेंज होता है। और ये जैसे इसमें हो जाते हैं कैपिटल हो गई, नेशनल वेल्थ हो गया आपका, और जैसे नेशनल वेल्थ का मतलब होता है जैसे क्या मतलब नेशनल वेल्थ जैसे को आप कह सकते हैं सेविंग्स वगैरह, नॉर्मल वेल्थ का मतलब होता है जैसे सेविंग्स वगैरह। अब इसमें हो जाएगी नेशनल इनकम हो गया और जो लॉसेस होगा, ये आपके ये किसके एग्जाम्पल है, फ्लो के, और ये स्टॉक के क्या एग्जाम्पल है, कैपिटल और नेशनल वेल्थ। अब इसमें देखा जाएगा कि लीकेज क्या होती है। लीकेज का मतलब होता है जैसे मेरा एक सर्कुलर फ्लो चल रहा था, मनी का फ्लो चल रहा था, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मनी निकल गई, जैसे 100 रुपीज़ जो है वो यहाँ से दिए जा रहे थे, 100 रुपीज़ चल रहे थे, लेकिन यहाँ से 20 रुपीज़ बाहर चले जाते हैं, तो किसका फ्लो हुआ, 80 रुपीज़ का। 80 का फ्लो, जो 20 फ्लो हुआ, जो 20 चल रहे थे वो क्या हुआ, निकल गए बाहर से, इसको कहेंगे लीकेज। लीकेज का मतलब है बाहर जाना। अब या तो आइदर किसी पर्सन ने सेव कर लिया, वो 20 रुपये किसी पर्सन ने जो फ्लो चल रहा था वो हाउस होल्ड ने सेव कर लिया। तो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कल फ्लो, जो सर्कल फ्लो चल रहा था उसमें मनी का विड्रॉल लाना, विड्रॉल का मतलब है बाहर जाना पैसे का। अब इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी में विड्रॉल कैसे होगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी में विड्रॉल नहीं होगा, लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी में विड्रॉल जब होगा जब इसमें फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगी, जब लोग सेव करना शुरू कर देंगे। 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपका लीकेज कब होगा, जब इसमें सेविंग और टैक्सेस भी चले जाएंगे, जब लोग टैक्सेस देने लगेंगे तब भी आपका
थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आपका लीकेज जब होगा। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी जब आपका सेविंग होगा, टैक्स होगा और इसमें इंपोर्ट भी आ जाएंगे, तो आपके लीकेज इसमें जब होगा। ठीक है, तो लीकेज का मतलब मेरा बाहर जाना, चीज़ों का बाहर जाना, जो एक सर्कल नॉर्मल फ्लो चल रहा था उसमें मनी का बाहर चला जाना। अब इसमें पढ़ेंगे इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट आना। सर्कल फ्लो में 100 रुपीज़ का फ्लो रहा था, लेकिन इसमें 120 आ गए। वो कैसे आ गए? इन्वेस्टमेंट हो गई, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे आ जाना। तो इंट्रोडक्शन द इनकम विद इनटू द सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो एक नॉर्मल चल रहा था उसमें मनी का इंट्रोडक्शन हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? इंजेक्शन कहेंगे। तो टोटल इसमें क्या हो जाता है कि मनी का जैसे इन्वेस्टमेंट हो जाना। अब ये कुछ प्रोसेस है जिसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, कुछ नाम है इनके जैसे कहा जाए, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। अब इसमें आ जाएगा चैप्टर सेकंड में, जिसमें पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो होते हैं। अब इसमें है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एरिया वेयर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कैपिटल्स मूव फ्रीली। कोई डोमेस्टिक टेरिटरी जिसमें कोई भी चीज़ों का मूवमेंट हो वो फ्रीली हो जाए, कोई टैक्सेस वगैरह उसमें ना लगे, वो हो जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी। में कोई चीज़ें बनाई, मेरे को भेजनी है एक राज्य से दूसरे राज्य से, उसमें फ्रीली का मूवमेंट हो जाती है, वो हो जाती है मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री एंड द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक। कोई भी व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर एक साल या एक से ज़्यादा साल रह रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे यहीं पे खरीदारी बिकनी, यहीं पे चीज़ें हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कंट्री का माना जाएगा। एक साल से ज़्यादा वो रहता है। नॉट इंक्लूड, कौन कौन इसमें इंक्लूड नहीं होता है? जैसे फॉरेन टूरिस्ट हो गए, वो कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और फिर कुछ जो कॉमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर्स वो होते हैं, कुछ जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट इसमें नहीं होते। कोई भी जैसे आते हैं यहाँ पे उसको एक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर टाइम के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं। अब इसमें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी सारी कुछ एक्टिविटीज़ है वो यहीं पर हो रही है, जैसे खरीदना बेचना, कोई भी चीज़ें काम कर रहा है तो वो यहीं पर कर रहा है, तो इसको ही कहेंगे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका यहीं पर है, यहीं पर वो चीज़ें कर रहा है। अब आ जाता है हमारा सिटीजनशिप। इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है सिटीजनशिप, और ये सिटीजनशिप लोगों को ऐसे ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, या तो किसी व्यक्ति का यहाँ पे जन्म हुआ हो या फिर उसको सरकार ये घोषित कर रही हो कि यहाँ का ये सिटीजनशिप है। और सिटीजन सरकार जब देती है जब कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करता है, और कुछ ऐसे गाइडेंस होते हैं जिनको मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको वो कंप्लीट करता है। तो लीगल कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी जगह का सिटीजन बनने के लिए क्या तो बर्थ बेसिस हो या फिर लीगल प्रोविजन वो पास करते हैं, जिसको गवर्नमेंट जैसे कोई तरीके बर्थ या फिर जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करते हैं कि ये इस कंट्री का सिटीजन है। अब ये कहेंगे रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंटशिप क्या होता है? रेजिडेंट वही शिप जिसमें एक साल से ज्यादा वो व्यक्ति रहे और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पर हो, ठीक है। ये आपके क्या कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होते हैं? ये तीनों कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखा जाएगा फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो होती है जब हम क्या करते हैं, भाई किसी सर्विसेज के बदले में हमें कोई पैसे मिल रहे हैं, मैंने आपको कोई सेवाएं दी, उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं, उसमें क्या हो जाती है, वो होती है आपकी फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम होती है जब मैं कोई सर्विस बिना दिए मुझे पैसे मिलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही तरफ का ट्रांजेक्शन होता है, इसमें दोनों तरफ का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जैसे गिफ्ट वगैरह, पेंशन वगैरह चीज़ें आप किसी व्यक्ति से डिमांड नहीं करके रिटर्न में कुछ दे, इस तरीके की चीज़ें हो गई, ठीक है। वो हो जाती है आपकी ट्रांसफर इनकम। रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइड सर्विसेज, ये हमें बिना किसी भी तरीके की रिटर्न में कोई सेवा दिए बिना इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, तो मतलब पैसे क्या कहते हैं, इनकम मिलती है, उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। जो किसी सेवा के बदले मिलती है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। अर्निंग कॉन्सेप्ट ये क्या होता है? एक अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको अर्न किया जाता है, ये एक रिसीव कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारी नेशनल इनकम और डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम में क्या होती है, ये इंक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती है। जैसे हमारी रेंट वेजेस हो गए, और इसमें क्या हो गया, जैसे स्कॉलरशिप और पेंशन वगैरह हो गई, ये तीन चीज़ें होती है इसमें। अब इसमें देखा जाएगा जो ट्रांसफर रिसिप्ट है, ट्रांसफर रिसिप्ट दो तरीके की होती है, करंट ट्रांसफर और आपके ट्रांसफर रिसिप्ट दो तरीके के, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर होते हैं जो कि मेड आउट ऑफ द इनकम, जो आपकी इनकम में से जो मतलब कोई भी आप ट्रांसफर रिसिप्ट कर रहे हो वो आप इनकम में से पे कर रहे हो, जो अपनी इनकम में से पे की है वो हो जाएगी आपकी करंट ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर करते हैं जो आपकी वेल्थ, जो आपकी सेविंग्स है उसमें से जो पे कर रहे हो वो हो जाती है आपकी कैपिटल ट्रांसफर। इसमें से ज़्यादा की जाती है, इसमें से कम की जाती है, लोग ज़्यादातर इनकम में से पे करते हैं। इरेगुलर इन नेचर होता है, ये इनरेगुलर इन नेचर होता है। ये कंजप्शन पर्पज के लिए होता है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इसको लोग कंजप्शन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, और ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब देखिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, उस तरीके के गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन हो चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि बीच के गुड्स होते हैं, जिसको या तो आप
दोबारा रीसेल करोगे उन चीज़ों को, या फिर दोबारा से उसका किसी न किसी चीज़ में प्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा। ये क्या होते हैं, ये आपके नेशनल इनकम और डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होते हैं, और ये इंक्लूड नहीं होते, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंजप्शन गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और ये इनडायरेक्टली ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये डायरेक्ट डिमांड में होते हैं, ये इनडायरेक्ट डिमांड में होते हैं। नो प्राइस प्रोडक्शन, ये किसी तरीके के प्रोडक्शन को हमारे बढ़ाते नहीं है किसी तरह के प्रोडक्शन को, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, और लेकिन ये हमारे प्रोडक्शन की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये कैपिटल गुड्स होते हैं। अब ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज क्या होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, यूज अगेन एंड अगेन, वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कुछ ही टाइम के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो 2 से 3 तरीके की, जैसे कुछ खाने की चीजें हो गई, जैसे दूध वगैरह हो गए, उन सब चीजों को क्या है 2 से 3 साल तक के लिए हम रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम नहीं रख सकते, रखेंगे सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। सर्विसेज क्या होते हैं, जो सेवाएं हम देते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, जो मूल्यह्रास है वो क्या होता है। डेप्रिसिएशन और मूल्यह्रास इसका मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, जो किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू का घट जाना, उसको हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये किस वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, दोबारा बार बार जैसे यूज करने से हो गया, टाइम की वजह से हो गया, और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कुछ दिक्कतें हो गई, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब चीज की वैल्यू का घट जाना, ये हो जाता है डेप्रिसिएशन। नॉर्मल नॉट हैम्पर प्रोडक्शन प्रोसेस, ये किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली डेप्रिसिएशन तो चीज़ों का होता है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो माना जाता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, इससे कोई भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस पे, जिसको कहते हैं उत्पादन पे, किसी तरीके का असर नहीं होता। फिर आता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का भी मतलब क्या होता है, चीज़ों का वैल्यू का घटना, लेकिन चीज़ों लॉस इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, इसमें लॉस हो जाता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। ये किस वजह से होता है, या तो किसी तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, या अर्थक्वेक वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाए, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए, उस वजह से, जैसे मानो किसी व्यक्ति का कोई मतलब कोई चीज़ें थी, आग लग जाना, इस तरीके की चीज़ें हो जाना। और डेप्रिसिएशन जो होता है जो नॉर्मली होता है, लेकिन किसी तरीके का व्यक्ति का नेचुरल कैलेमिटी, आग लग जाना, छत गिर जाना, कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल लॉस हो जाता है। ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉस करता है। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट ये है। अब पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन एडिशनल ऑफ द वैल्यू, किसी भी चीज़ के लिए क्या मतलब, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन करना, और ये वैल्यू को क्या है, एडिशन करता है। जो आपके जो अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या करता है, ये कैपिटल फॉर्मेशन करता है, इसको क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्ट करके चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा देना, कैपिटल फॉर्मेशन में ये मदद करता है। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें नेट वैल्यू प्लस, जैसे किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू थी उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा जाए, उसको कहते हैं ग्रोस, मतलब टोटल। ग्रोस में हम क्या लेकर चलते हैं, टोटल को लेकर चलते हैं। ग्रोस में क्या आ जाता है हमारे, टोटल, जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो लेकर चलते हैं। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है नेट चीज़ की वैल्यू थी, उसमें हम डेप्रिसिएशन अगर माइनस किया है तो उसमें से डेप्रिसिएशन भाई उसमें जोड़ो, तो क्या आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस था उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, वो क्या हो जाता है, हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि इसमें नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट डायरेक्ट टैक्स, पहले तो देखा जाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका हम बर्डन ऑटोमेटिकली किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसके हम बर्डन को शिफ्ट करा जा सकता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो होते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे लोगों के बहुत सारे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ उन सब को करके जीएसटी एक नॉर्मल टैक्स जो है वो बना दिया। अब ये हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ हेल्प, जो मतलब ये सब चीज़ें दी जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, ये सब्सिडीज को कहते हैं, हाँ, पेंशन वगैरह दी जाती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स का हमने बता दिया कि क्या जिसका वर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अब ये होता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट पेज टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जब हमने प्रोडक्शन करी तो उसमें कितना भाई पैसे लगे, टोटल भाई कितने पैसे लगे, उसको कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन की। किसी भी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें कितना जो है खर्चा हुआ। अब इसको दो चीज़ों पे देखा जाएगा, फैक्टर मार्केट प्राइस पे, और आपके जो मार्केट प्राइस होता है, और आप दूसरी इनकम पे देखा। मार्केट प्राइस में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है जो कि प्रोडक्शन में लगी। अब मतलब ये दोनों चीज़ अलग अलग होते हैं। मार्केट प्राइस पे देखा जाए तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट में हम एनआईटी जोड़ देते हैं। जो हमने एनआईटी यहाँ निकाला था उसको जब इसमें जोड़ा जाता है, देखो मतलब मार्केट प्राइस में कोई चीज़ें जाती है तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हो गया, और उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, सब्सिडीज। तो जब मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट जो निकली उसमें हम एनआईटी क्या करते हैं, एनआईटी को। तो इसमें क्या देखा था, जो फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस होती है, क्योंकि मार्केट प्राइस में डायरेक्ट उसी चीज़ों पे
चीज़ें बेची नहीं जाती, जितने में उसका प्रोडक्शन है वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ी जाती है, टैक्सेस जोड़कर ही वो चीज़ें बेची जाती है, जिसमें उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस। और अगर इसी में से अगर फैक्टर कॉस्ट में से अगर मार्केट प्राइस निकालना तो इसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना हो, अगर मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो NIT क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब ये देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जिसको कहते हैं NFI, ये क्या होता है। अब ये दो होते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, या तो कंपनसेशन कुछ इंप्लॉय को मिला हो वो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड, या तो आई हो या गई हो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस, वो चीज़ें जिसमें जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर जो इनकम आती है। फिर आती है नेट रिटेन्ड अर्निंग की, जो रिटेन जो अर्निंग की गई है। अभी जो फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड जो कि इनकम वहाँ से आई, टू अब्रॉड जो इनकम वहाँ पे गई। जब हम वहाँ से कोई चीज़ें ज़्यादा, नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव जब होता है, जब फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा होता है, जब ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है, तब हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव साइड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो इनकम आई वो ज़्यादा हो और जो यहाँ से भेजी गई है वो कम हो, तो हमारा NFIA क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब NFIA माइनस जब हो जाएगा जब मेरा ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो, जो हमने चीज़ें वहाँ पर भेजी थी, जब मेरा यहाँ से फ्लो जो था वो ज़्यादा हुआ था, तब मेरा NFIA क्या हो जाएगा, माइनस। जीरो क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और मतलब बैलेंस हो जाएंगे। और जिस कंट्रीज में तो ऐसे NFIA जीरो उन कंट्रीज में होता है जिस कंट्रीज में कोई भी चीज मतलब ये है कि फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब हम चैप्टर करेंगे 5, चैप्टर 5 जो है मनी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है। मनी भाई पहले मनी से पहले क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि चीज़ों का लेना देना चीज़ों के द्वारा ही होता था। उसमें क्या होता है, जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको कहा जाता है। इसमें चीज़ों का लेन देन चीज़ों से ही होता था। कोई व्यक्ति अगर उसको कोई चीज़ लेनी है, उसको चाहिए भाई चावल चाहिए, उसको चावल चाहिए होते तो उसको चाहता था कि भाई वो गेहूँ बेचे, तो वो उसी व्यक्ति को ढूंढता था जिसके पास चावल हो और जो गेहूँ को खरीदना चाहता हो। तो भाई उसको बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, और इस तरीके के व्यक्ति को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता था कि जो उसकी चीज़ को खरीद सके और उसको वो चीज़ दे सके जो उसको चाहिए। तो बार्टर सिस्टम था वो एक चीज़ें थी जिसमें पैसे तो नहीं होता था, पैसों से लेन देन नहीं होता था, लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती थी। व्यक्ति को अब पैसा है, पैसे को जेब में रख के चले जाओ, और अब तो इस तरीके के सिस्टम आ गए जैसे फ़ोन में पेटीएम है, उस तरीके से चीज़ें सब कर लो। लेकिन पहले क्या होता था, लोगों को चीज़ें लेकर जानी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा भारी, और उसकी चीज़ों का सामान उठाकर लेके जाना, कहीं दूर जाना, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पैसे लग जाता था, टाइम भी लगता था और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन मनी ने बार्टर सिस्टम की जितनी दिक्कतें थी उस सब चीज़ों को सुलझाती और बहुत सारी मतलब प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। तो मनी क्या है, मनी इज एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट किया जाता है। मेजर ऑफ वैल्यू, हम जो है इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं इजीली। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको आराम से स्टोर करा जा सकता है। मेजर मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब इसको अभी नहीं तो फ्यूचर में भी एक पेमेंट के तौर पे मतलब इसको करा जा सकता है। अब ये क्या हो जाते हैं, जो मनी है वो इसके जैसे मनी हो जाते हैं कॉइन्स, करेंसी, आपके चेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। फंक्शन ऑफ मनी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में आपके दोनों चीज़ें हो जाती है, जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू हो जाती है। और सेकेंडरी फंक्शन जो होते हैं इसमें क्या हो जाती है, दो चीज़ें आती है इसमें भी, तो स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट। और ये दो प्राइमरी फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स था, लेकिन अब क्या एक मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैंने पैसे दिए और क्या होता है, मुझे उसके बदले में वो चीज़ मिल गई। अब मेजर वैल्यू, इसकी मेजर की जा सकते हैं वैल्यू। क्या पहले क्या होता था, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की जा सकती थी। कोई व्यक्ति चाहता था भाई तू अपना घोड़ा दे दे, मैं क्या दे दूँगा, ये मेरे गेहूँ ले जा। भाई वो कहता था कि तुम्हारे गेहूँ इतने नहीं जितना मेरे, अब घोड़े को काट के तो नहीं दे सकता, पूरा घोड़े का घोड़ा ही देना है, तो इस वजह से हम मेजर नहीं कर सकता। अब क्या है कि भाई 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये के बदले 10 रुपये की ही चीज़ दी जाएगी, तो मेजर क्या जा सकता है वैल्यू में। अब इसमें क्या था कि स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब पहले चीज़ों को स्टोर करके ज़्यादा टाइम तक रख नहीं रख सकते, और अगर रखते भी थे तो बहुत ज़्यादा जगह घेरता था। लेकिन अब क्या, पैसों को कहीं भी डाल दो, पता भी नहीं चलता, गद्दे के नीचे डाल दो, तके के नीचे डाल दो, कहीं भी डाल दो, पता भी नहीं चलता, पैसे क्या मोड़ मोड़ के रख दो। और स्टोर वैल्यू ना जगह घेरता और कितने टाइम तक उसको रख लो। और स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट कहते हैं, मगर पहले क्या होता था, जैसे लोग क्या चाहते थे बार्टर सिस्टम में, अगर वो चाहते थे कि जैसे पहले इसको अभी मेरे पास इस तरीके के चावल है नहीं, मैं क्या करूँगा, अब मेरे से अभी मतलब यह है कि मुझे गेहूँ दे दो, अब मैं तुमसे जो चावल है वो 1 महीने बाद, मेरी खेती देखो अच्छी खासी हो रही है, 1 महीने बाद ले जाना, मैं तुमको चावल दे दूंगा। और बाद में क्या भाई उसके चावल ना हो, और क्या पता वो बाद में मुकर जाए, वो ये कह दे कि भाई मैं तो नहीं दे रहा पैसे, और अगर उसके पास क्या पता उसकी खेती वो खराब हो जाए, वो तुम लोगों को चावल पुराने दे दे, इस तरीके की चीज़ें। तो बार्टर सिस्टम में नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें इजीली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें देखेंगे मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि जिस टाइम पे करेंसी अवेलेबल है, जिस टाइम पे जितनी सप्लाई हो चुकी इकोनॉमी में, उसको कहा जाता है मनी सप्लाई। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी मनी अभी अवेलेबल है लोगों के पास, पब्लिक में।
अब इसके फीचर कौन कौन से, पब्लिक जो फीचर्स है, पब्लिक ओनली स्टॉक कॉन्सेप्ट और क्या नॉट इंक्लूडेड क्रिएटिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो मनी है पब्लिक के पास है और ये क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई और नॉट इंक्लूडेड क्रिएटिंग सेक्टर, ये क्या है जो मनी सप्लाई है ये क्रिएटिंग सेक्टर जिसको कहते हैं गवर्नमेंट वगैरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं करती। तो ये जितनी मतलब इनकम है पब्लिक के पास है और ये क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये कह रहा है, ये इंक्लूड करना इसमें जरूरी है, ठीक है। अब मनी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के कौन कौन से मेजर होते हैं, M1 M2 M3 M4, M1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट ये आएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। M1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब M1 में क्या देखा जाता है, ट्रांजेक्शन मनी। जो M1 होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होती है, लिक्विड का मतलब होता है फ्लो, इजीली फ्लो हो जाती है, लिक्विड जैसे कि कैश वगैरह में अवेलेबल होती है। तो जो M1 होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होती है, इसको ट्रांजेक्शन मनी भी जो है कहा जाता है। M1 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, आपकी करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, जो करेंसी और कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास है वो इसमें इंक्लूड होगा। दूसरा डिमांड डिपॉजिट द कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसमें इंक्लूड होगा। और दूसरा अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बाकी और भी डिपॉजिट्स हैं। तो तीन चीज़ें M1 में इंक्लूड होती हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका M1 है। इसमें ये लिक्विड ज़्यादा होती है। इससे ये है कि इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये M2 से बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि M1 में ये M1 पूरा इंक्लूड करने के साथ इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करता है, उसमें और आ जाता है M1 के साथ सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये इसमें भी आ जाता है। तो ये हो जाता है कि M2 जो है वो M1 से बड़ा कॉन्सेप्ट है और M3 इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक इसमें आ जाता है M3 में। फिर M4 में क्या आ जाता है, M4 ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसमें सारी डिपॉजिट्स इंक्लूड किए जाते हैं M4 में। इसमें आप चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बैंकिंग, कि भाई बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है और बैंकिंग का सिस्टम किससे पढ़ते हैं। जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा एपेक्स बॉडी क्या है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक, तो ये एक एपेक्स बॉडी है और एक कंट्रोल ऑपरेट रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग मॉनिटरी स्ट्रक्चर कंट्री, ये कंट्री की जितनी भी मतलब इकोनॉमी है उसको हैंडल करके रखती है, एंटायर बैंकिंग और मॉनिटरी स्ट्रक्चर को देखती है कंट्री के। जो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एपेक्स बॉडी है जिसके पास सोल अथॉरिटीज है नोट को प्रिंटिंग करने की और इन सब चीज़ों का हैंडल कंट्रोल करने की, मनी को सप्लाई करने की, मतलब उनको प्रिंट करने की एक सोल अथॉरिटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जो है एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी के पास सोल अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखता है। अगर सभी को इस तरीके की अगर और भी सेंट्रल बैंक्स बना दिए जाते और भी बनाते जाते काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता कि भाई उसके पावर ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके पास पैसे ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ें क्या करता है। और यूनिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं एक जैसी चीज़ें उसको कम कर देता है। जो सेंट्रल बैंक है ये क्या करता है, इसमें क्या थे कि इसकी सोल अथॉरिटीज होता है प्रिंटिंग नोट करने की, ये यूनिफॉर्मिटी बना के रखता है। अगर ज़्यादातर बैंक्स होंगे तो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी और ये एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखता है कि भाई पता है सबको एक ही सोल पावर है, उसी के हाथ में सारी चीज़ें, इसी के पास जो है अथॉरिटी है। और ये सब चीज़ों को जैसे करप्शन वगैरह को भी घटाने की कोशिश करता है। अब ये फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है इसके क्या है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। जो सेंट्रल बैंक है करेंसी अथॉरिटी, ये सेंट्रल बैंक है, एक करेंसी को प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अथॉरिटी है, ये से ही करेंसी को इश्यू करता है। कॉइन्स वगैरह को छोड़ के ये सारी अथॉरिटीज जो है वो मिनिस्ट्री, जो कॉइन्स वगैरह की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। जो नोट्स वगैरह की अथॉरिटी जो होती है नोट छापने की, ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये एक करेंसी अथॉरिटी है जिसके पास एक पर्टिकुलर, ये एक ऐसे सेंट्रल बैंक है जिसके पास मनी है जिसको प्रिंट करने की अथॉरिटीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक को ही दी गई है। तो ये क्या कहते हैं, करेंसी अथॉरिटीज इसके पास है। दूसरा क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है। जैसे गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल एडवाइस करता है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, जैसे किसी तरीके की लीकेज हो जाए, मतलब क्या कहते हैं जैसे किसी तरीके की कंडीशन खराब हो जाए तो ये क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट को हेल्प करता है। तो ये गवर्नमेंट का भी बैंक इसमें कहा जाता है। फिर आ जाता है कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जो है जो इसमें जो बैंकर्स का भी बैंक है और सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर और बैंकर्स का बैंक कैसे, CRR में हेल्प करता है, जिसको कहते हैं क्रेडिट रिजर्व रेशियो जो है वो बना के रखता है। बैंकर्स बैंक जो क्रेडिट रिजर्व रेशियो, जैसे कितना % जो अमाउंट है वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक है उसको अपने पास रखना है, और जो बाकी जो है वो क्या किसको दे देता है, सेंट्रल बैंक को देता है। तो उस परसेंटेज को कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि जो, तो फिर क्या कहते हैं, तो बैंकर्स का भी
बैंक है, सेंट्रल बैंक कहा जाता है उसको। तो ये CRR जो है उसकी परसेंटेज को डिसाइड करता है, जो कि हेल्प करती है कमर्शियल बैंक की अपने CRR को हैंडल करने। फिर आ जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जैसे कहीं से भी कहीं पे भी कमर्शियल बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिल पा रहा, कहीं भी उसको दिक्कत हो रही है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही, मतलब बहुत दिक्कतें रहती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसको प्रोवाइड करता है कि ये एकमात्र इसके पास सोल्यूशन बच जाता है कि जिससे वो सेंट्रल बैंक से ले। क्लियरिंग हाउस, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। भाई इसके पास काफी सारी चीजें हो जाती है, तो इन सब चीजों को कहाँ रख के कैसे करके संभाल के कहाँ रखना है, ये क्या करता है सेंट्रल बैंक के पास रखता है। सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देता है। तो एक क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी भी जो है कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करवा देता है। तो ये हमने पढ़ लिया सुपरवाइजर कैसे काम करता है। फिर आता है कंट्रोलर ऑफ मार्केट सप्लाई एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो सेंट्रल बैंक है ये जो मार्केट सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने में जो सेंट्रल बैंक है बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, कंट्रोल ऑफ मार्केट सप्लाई एंड क्रेडिट। ये क्या हो जाता है कि जैसे कि मार्केट सप्लाई जो है कि जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मार्केट सप्लाई हो जाती है, जैसे क्रेडिट्स की वजह से, किसी भी वजह से, प्रिंटिंग की वजह से, क्रेडिट की वजह से, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन की समस्या आ जाती है। तो उस इन्फ्लेशन की समस्या को कंट्रोल करने में सेंट्रल बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, दो मेजर्स होते हैं। तो क्वान्टिटेटिव मेजर्स हो जाता है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव हो जाते हैं। दो मेजर्स होते हैं जिससे क्या जो है सेंट्रल बैंक है ये मनी को सप्लाई करने में, जो मनी को क्रेडिट और क्रेडिट क्रिएशन में, इन सब चीज़ों में रोकने में हेल्प करता है। दो पॉइंट्स आते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, एक तो रेपो रेट और एक आ जाता है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट दो तरीके के रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। ठीक है, अभी इसकी दो कंडीशन है। जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म नीड्स पे होता है, बैंक रेट होता है ये लॉन्ग टर्म नीड्स पे होता है। अब ये देखो, जब इन्फ्लेशन की समस्या ज़्यादा आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर देता है, इन दोनों रेट्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब इन दोनों रेट को बढ़ा पाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देंगी। जब इसको इंटरेस्ट देगी तो ये भी जो रेट है उसको बढ़ा देगा। फिर जब ये रेट बढ़ाएगा तो जो लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते थे वो भी क्या है, लोन नहीं ले पाएंगे और लोन लेने में असमक्ष रह पाएंगे, और वो क्या होंगी, जिससे कि जो क्रेडिट था, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की समस्या थी जो बढ़ रही थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इसी तरीके से रिवर्स हो जाती है डिफ्लेशन के कारण में। डिफ्लेशन में क्या करता है, ये अपने रेट्स को घटा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कोशिश करता है डिफ्लेशन को। फिर आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का हो जाता है डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक एंड अन इंटरेस्ट। ये क्या करता है कि जो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है कमर्शियल बैंक, और उसके ऊपर जो है इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये क्या हो जाता है, और जब ये RRR जिसको कहते हैं RRR शॉर्ट फॉर्म, ये क्या करता है, जब इन्फ्लेशन की समस्या, जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो अपने RRR को, रिजर्व रेपो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देगा तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादातर इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा और लोन जो देने में असमक्ष रह पाएंगे, और क्या कहते हैं मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। और ऑल्टी सिचुएशन में, बाकी सिचुएशन में इसको रिवर्स कर देना, जैसे क्या करता है, इसको घटा देना। ठीक है, जब डिफ्लेशन की समस्या आ जाएगी। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको कहते हैं OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना। इन्फ्लेशन के टाइम पे जैसे मानो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। जो करेंसी, जो फ्लो था, जो मनी थी यहाँ पे, वो क्या हो जाती है, सेल करने से क्या हो जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चली जाएंगी और जो पैसा था वो क्या हो जाएगा, वापस सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो मनी था, जो फ्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और क्रेडिट भी कम हो जाएगा। जो लोन था, इन्फ्लेशन था, वो कम हो जाएगा और उल्टी अपोजिशन चीज़ें हो जाएंगी। फिर जब डिफ्लेशन की समस्या हो जाएगी तो ये बाइंग हो जाएंगी। ये क्या करेंगी, जब डिफ्लेशन की समस्या हो जाएगी, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी उसको खरीद लेंगी। खरीदने से क्या होगा कि फिर मार्केट में जो पैसा देंगी, पैसा देने से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिफ्लेशन की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें आती है, CRR और SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो और एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास रहता है और इसमें जो है, जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखता है, और इन दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है जब इन्फ्लेशन की समस्या आ जाती है, और इन दोनों चीज़ों को घटा दिया जाता है जब डिफ्लेशन की समस्या आ जाती है। तो ये हो जाते हैं क्वान्टिटेटिव मेजर्स जिससे मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। अब दूसरा आ जाता है जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर, जिससे मनी सप्लाई
सप्लाई, कंट्रोल और क्रेडिट होगी। पहला हो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिर आता है मोरल सुएशन। मार्जिन रिक्वायर्ड का मतलब है जो क्या कहता है कमर्शियल बैंक है, इनमें क्या करते हैं जो बैंक्स है वो अपने जो मार्जिन है जो बीच में जो रख रही है उस मार्जिन को क्या कर देते हैं बढ़ा देती है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई लोन लेना तो वो अपने मार्जिन को बढ़ा कर देंगी। जैसे उसको चाहिए 10 लाख का लोन तो वो कहेगी भाई मुझे मेरे पास 15 लाख की सिक्योरिटी कुछ रख के जाओ, 15 लाख की सिक्योरिटी रखेगी। इससे क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ द मोरल सुएशन, क्या कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो लोन नहीं ले पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन था वो कम हो जाएगा। और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये घटा दिया जाता है जब डिफ्लेशन की समस्या आ जाती है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। फिर आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट ये कुछ जैसे कुछ सेक्टर्स है कुछ क्लासेस उनको डिवाइड कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर सेक्शन को लोन मिलना चाहिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन को लोन नहीं मिलना चाहिए, ये हो जाता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। फिर आ जाता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में वो होता है कि जैसे लोग मतलब इन्फ्लुएंस करें, जैसे जो कमर्शियल बैंक है कुछ जो लोग हैं जो एजेंट्स हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें, मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन की समस्या हो तो उनको बोले कि भाई लोन ले लेने चाहिए, इस तरीके की समस्या आ रही है, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ लोगों को समझाया जाए, वो हो जाता है मोरल सुएशन। डिफ्लेशन आ जाता है जो क्रेडिट सप्लाई करने की ज़्यादा चीज़ें सोचनी चाहिए कि कैसे। फिर आ जाता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है, मनी मल्टीप्लायर को ये भी चीज़ कहा जाती है क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन भी इसको कहा जाता है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक। अब ये होता है कि जैसे मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है जैसे इन्वेस्टमेंट किया 1 रुपया और वो क्या हो जाता है बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, इस वजह से होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है गुणा होना चीज़ों का, हर एक स्टेज लेवल पे मल्टीप्लाई जो चीज़ों का होना। जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, 100 रुपये उसने डिपॉजिट किए, जैसे 100 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए, 100 रुपीज़ से क्या हो जाता है गवर्नमेंट है जो वो है वो क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करती है वो कुछ अपने पास परसेंटेज रखती है और बाकी क्या कर देती है आगे लोन पे दे देती है, आगे 80 रुपये लोन पे दिया उस पर क्या कहते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। ठीक है, इस तरीके से जो क्या हर एक लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी, इसी को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। हर एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट और चीज़ों का बढ़ना, इसको कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लाई का MM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। इसका फॉर्मूला M इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है।